गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस इस चैप्टर पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ये क्या है और किस किस के ऊपर ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस डिपेंड करता है। चारों फैक्टर था, ये चारों फैक्टर हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे कि तुम्हारा रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स था, जो इलेक्ट्रोड यूज़ होगा उसका नेचर कैसा होगा। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो हम लोग पढ़े थे, एक एनायंस का पढ़े थे सीरीज़, एक कैटायंस का पढ़े थे सीरीज़। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन हम लोग का हो गया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से स्टार्ट करेंगे। तुम लोग का बुक में देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, वो कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसका वो दिया हुआ है, वो पढ़ना होगा। ठीक है, ये सिलेबस में है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसका सब आज एप्लीकेशन दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसा होता है ये दिखाना होगा। कैथोड में क्या रिएक्शन होता है, एनोड में क्या रिएक्शन होगा। जैसे कि पहला वाला जो दिया हुआ है वो लेड ब्रोमाइड, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, इसका कैसा इलेक्ट्रोलिसिस होता है। लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, PbBr2, ये है लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये दिखाना पड़ेगा। तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूरत है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, जिसमें से तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हो, वही तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूरत है। ठीक है, एक बैटरी का ज़रूरत है क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोड्स का ज़रूरत है। ठीक है, ये सब का हम लोग का ज़रूरत है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना होगा, लेड ब्रोमाइड, क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल यही दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, इसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए कि कितना टेम्परेचर में तुम इसको मेंटेन करोगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरत है मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का, ये मिनिमम 380 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ज़रूरत है। 380 डिग्री सेंटीग्रेड अबव, 380 डिग्री सेंटीग्रेड अबव टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PbBr2, मतलब लेड ब्रोमाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट तुमको कंटिन्यूसली हीट करके मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा, मतलब इतना टेम्परेचर मिनिमम इसके ऊपर देना ही होगा, नहीं तो लेड ब्रोमाइड तुम्हारा मेल्ट नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका रीच नहीं करेगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई है। इसीलिए टेम्परेचर इतना ज़रूरत है, इतना मेंटेन करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, और ये इतना टेम्परेचर कैसे तुम मेंटेन करोगे, इसको कंटिन्यूसली हीट करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूसली इसको हीट करना पड़ेगा, बर्नर के ऊपर बिठा के इसको लेड ब्रोमाइड को कंटिन्यूसली हीट करना पड़ेगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम और आफ्टर अ फ्यू आवर्स टेम्परेचर तुम्हारा इतना तक पहुंच जाएगा, तब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा और क्या ज़रूरत है, और जो ज़रूरत है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखो लिखा हुआ है, अपना बुक ओपन करो, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए तुम्हें ज़रूरत है सिलिका, क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका, सिलिका का ज़रूरत है। अपना बुक ओपन करो, जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे देखो पेज नंबर 110, 110, वहाँ पे देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, देखो लिखा हुआ है क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका। एक डायग्राम देखो ऊपर में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, देखो एक ग्राफाइट कैथोड लिया हुआ है, एक ग्राफाइट एनोड लिया हुआ है, मतलब कैथोड एनोड दोनों ही ग्राफाइट का बना हुआ है। ठीक है, और एक कंटेनर में तुम्हारा सिलिका क्रूसिबल लिया हुआ है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, अच्छा कैथोड और एनोड दोनों को एक वायर से बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और एक पूरा जो सिस्टम है उसको एक बुनसेन बर्नर के ऊपर बिठा के कंटिन्यूसली हीट करना पड़ेगा। नीचे देखो हीट दिया हुआ है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड किसका यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली ग्राफाइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एनोड का भी कैथोड का भी। देखो लिखा हुआ है द कैथोड एंड एनोड आर बोथ मेड ऑफ ग्राफाइट प्लेट विच आर इनर्ट, दे आर कनेक्टेड बाई कॉपर वायर टू द टू एंड्स ऑफ अ बैटरी, मतलब जो एनोड और कैथोड दोनों ही तुम्हारा ग्राफाइट का होना होगा, और दोनों को एक कॉपर वायर से बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सोर्स ऑफ पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो एनोड और कैथोड होगा दोनों ही ग्राफाइट का बनेगा, एनोड कैथोड दोनों ही, दैट इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट। ठीक है, और इन दोनों को एक कॉपर वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी के साथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग आते हैं आयंस प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब प्रोसेस तुम करोगे तो जनरली नेचुरली बात है, एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा।
ठीक है, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा कैथोड में और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा एनोड में। यही तो सिंपल लॉजिक है ना। अच्छा, तो आयन क्या प्रोड्यूस होगा, देखो PbBr2 मतलब लेड है और ब्रोमाइड है, मतलब क्या, एक लेड प्लस आयन होगा, एक ब्रोमीन माइनस आयन होगा। लेड आयन होगा और ब्रोमाइड आयन होगा। ठीक है, देखो लेड आयन का फॉर्मूला क्या है, Pb2+, ये लेड आयन है। ठीक है, और क्या होगा, ब्रोमाइड आयन Br-, ये ब्रोमाइड आयन है और ये लेड आयन है। तो एक लेड आयन प्रोड्यूस होगा, एक ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक एनायन एक कैटायन। ठीक है, लेड आयन और ब्रोमाइड आयन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन कि कैथोड में क्या रिएक्शन होगा और एनोड में क्या रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस मतलब कैथोड वाला रिएक्शन और एनोड वाला रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है, कैथोड में क्या होगा, पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा और एनोड में नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। मतलब कैथोड में तुम्हारा लेड प्लस जाएगा, तो देखो क्या होता है, लेड Pb2+। ठीक है, इसका वैलेंसी कितना है, 2 है लेड का। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैथोड तो पॉजिटिव है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेके लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एनोड में क्या होगा, एनोड में तो ब्रोमाइड माइनस आयन जाएगा, जो नेगेटिव है वो एनोड में आता है। ठीक है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, छोड़ के ब्रोमीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन तो एक एटम है। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या होगा, 2 ब्रोमीन के साथ जुड़ के एक Br2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। तो देखो यहाँ पे Pb और यहाँ पे Br2, मतलब PbBr2, और यहाँ पे देखो PbBr2 ही था। मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, अल्टीमेट लेड मिलेगा तुम्हें कहाँ पे, कैथोड में, और Br2 मिलेगा एनोड में। ठीक है, अब अगर ओवरऑल रिएक्शन का बात करें तो कैसा होगा, ये तो अलग अलग रिएक्शन हम लोग दिखाए, कैथोड वाला एनोड वाला, कैथोड में अलग एनोड में अलग। अगर ओवरऑल रिएक्शन का बात करें, ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, तो देखो PbBr2 था, लेड ब्रोमाइड, ये क्या है, ये देखो क्या था, मॉल्टन स्टेट में था। मॉल्टन मतलब क्या, लिक्विड। ठीक है, मॉल्टन स्टेट, इसको मेल्ट किया हुआ है, मतलब ये एक्चुअली लिक्विड है। तो ये क्या होगा, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, देखो कैथोड में लेड मिलेगा, एनोड में Br2 मिलेगा, मतलब Pb मिलेगा प्लस Br2, यही मिलेगा। ठीक है, ये जो लेड है ये तुम्हें मिलेगा एज अ सॉलिड फॉर्म, और Br2 जो मिलेगा ये मिलेगा एज अ गैस फॉर्म। समझ में आ रहा है, ये है तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन लेड ब्रोमाइड का। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो बुक में लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशंस। हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो होगा, लिखा हुआ है देखो, डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमाइड इवॉल्व एट द एनोड। देखो एनोड में क्या प्रोड्यूस हुआ है, क्या मिलेगा तुम्हें, ब्रोमाइड मिलेगा, और ये ब्रोमाइड किस फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में मिलेगा। मतलब क्या, तुम्हें रेडिश कलर का एक फ्यूम दिखेगा, रेडिश कलर का एक फ्यूम दिखेगा, उससे तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये ब्रोमाइड है, जो कि एनोड में मिलेगा। मतलब ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन फ्यूम जो एनोड में तुम्हें दिखेगा, जो एक्चुअली ब्रोमाइड है, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो बी नंबर ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है, सिल्वरी ग्रे मेटल लेड इज फॉर्म्ड ऑन द कैथोड। तो कैथोड में क्या मिलेगा, लेड मिलेगा, इसका कलर कैसा होगा, सिल्वरी ग्रे। ये तो एक्चुअली सॉलिड होगा ना, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, मतलब एक्चुअली मेटल फॉर्म में तुम्हें मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, सिल्वरी ग्रे मेटल लेड ऐसा सिल्वरी ग्रे मेटल फॉर्म में मिलेगा, जो कि कैथोड में तुम्हें मिलेगा। मतलब कैथोड में मिलेगा लेड और एनोड में मिलेगा ब्रोमाइड। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन, ये तो पूरा प्रोसेस था, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। हम लोग पहले टेम्परेचर देखे कि कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, सिलिका से बना होगा, इलेक्ट्रोड्स होगा, एक कैथोड एनोड, दोनों ही ग्राफाइट से बनेगा, और दोनों को एक कॉपर वायर से एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। आयंस प्रेजेंट क्या रहेगा, लेड और ब्रोमाइड। लेड मिलेगा तुम्हें कैथोड में और ब्रोमाइड मिलेगा एनोड में। किस फॉर्म में, लेड मिलेगा एज अ गैस फॉर्म, लेड मिलेगा एज अ सॉलिड फॉर्म, और ब्रोमाइड मिलेगा एज अ गैस फॉर्म। कैसे ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 2 ऑब्जर्वेशन मिलेगा, कैथोड वाला एक अलग, एनोड वाला एक अलग। कैथोड में क्या मिलेगा, जो लेड तुम्हें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, इट विल बी फॉर्म एज सिल्वरी ग्रे मेटल, और जो गैस फॉर्म में मिलेगा ब्रोमाइड एनोड में, वो मिलेगा एज अ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। अब आते टोटल प्रोसेस का जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन क्या है। व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑन, द पॉजिटिव लेड आयन माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड। देखो जब वायर से जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जब पावर ऑन करोगे तब कैथोड से ये जो लेड 2+ है,
कैथोड से जो लेड 2+ आयन है ये कैथोड में क्या होगा, ये लेड 2+ फॉर्मेशन होगा। तो ये कैथोड वाला जो लेड 2+ आयन है ये किसके ये कहाँ पे माइग्रेट करेगा, कैथोड में माइग्रेट करेगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑन द पॉजिटिव लेड आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड। मतलब ये जो पॉजिटिव लेड 2+ है ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। दे टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच एंड बिकम मेटल लेड एटम्स। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लेड तुम्हारा न्यूट्रल है। यहाँ पे जो लेड 2+ आयन है इसका वैलेंसी 2 था, मतलब क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम था, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा लेड में, और ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ जो नेगेटिव ब्रोमाइड आयन है ये एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और इसके पास एक ठो इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए Br-, तो ये अपना जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा, छोड़ के ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि न्यूट्रल है। उसके बाद 2 ब्रोमीन कन्वर्ट होकर एक दूसरे से कॉम्बाइन होकर ब्रोमीन 2 में कन्वर्ट होगा, मतलब ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली क्या मिलेगा तुम्हें, ब्रोमाइड मॉलिक्यूल मिलेगा। मतलब टोटल प्रोसेस अगर हम एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वाला, तो जब तुम स्विच ऑन करोगे, बैटरी जब ऑन होगा, तब कैथोड के तरफ लेड 2+ Pb2+ जो आयन है ये माइग्रेट करेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb2+ से Pb में कन्वर्ट होगा, मतलब न्यूट्रल Pb एटम में कन्वर्ट होगा। दूसरी तरफ जो ब्रोमाइड माइनस आयन है, Br- जो ब्रोमाइड आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए Br- है। एक इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा है वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, छोड़ के Br में कन्वर्ट होगा, मतलब ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट होगा। तो 2 ब्रोमीन एटम उसके बाद आपस में जुड़ के एक ब्रोमाइड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेगा, जो तुम्हें एनोड में मिलेगा। यह है टोटल प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो जो हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो लिए थे सिलिका, ये जो सिलिका हम लोग लिए थे, क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका, ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। ठीक है, ये बेसिकली क्या नॉन रिएक्टिव है, मतलब इतना रिएक्शन नहीं करेगा सिलिका। मतलब टोटल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये जो रिएक्शन होगा कैथोड में और एनोड में, उसमें ये जो सिलिका है इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ये टोटल नॉन रिएक्टिव है, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जाता है क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका। इसीलिए लिया जाएगा क्योंकि ये सिलिका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। अगर रिएक्शन करता तो ये टोटल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता, हैम्पर हो सकता था ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ दिस सिलिका। लेकिन बेसिकली ये सिलिका नॉन रिएक्टिव है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा किसी के साथ, इसीलिए ये सिलिका एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। ऐसे 2-3 और है जो हम लोगों को सिलेबस में जो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं। चलो इसका भी कैथोड एनोड वाला दिया जाएगा। अच्छा नेक्स्ट तुम लोग को जो दिया हुआ है वो है, और एक ठो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस जो दिया हुआ है। अच्छा इस प्रोसेस में देखो हम लोग जो एक सवाल आता है इस लेड ब्रोमाइड का जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पे देखो जो एनोड और कैथोड जो यूज़ हुआ था इस लेड ब्रोमाइड जो अभी भी हम लोग पढ़े लेड ब्रोमाइड में, इसमें जो एनोड कैथोड यूज़ हुआ था वो ग्राफाइट का था, दोनों ही ग्राफाइट का लिया था। ठीक है, लेकिन सवाल आता है कि ग्राफाइट एनोड क्यों प्रेफर किया जाता है, दूसरा भी तो है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफाइट एनोड इज़ प्रेफर्ड टू अदर इलेक्ट्रोड्स such as platinum since graphite is unaffected by the reactive bromide vapor। मतलब एनोड में जो तुम्हें ब्रोमाइड मिलेगा ये तो एनोड में मिलेगा, एनोड में ब्रोमाइड मिलेगा और लेड मिलेगा कहाँ पे, कैथोड में। एनोड कैसे ब्रोमाइड कैसे मिलेगा, एज अ रेडिश ब्राउन फ्यूम, एज अ रेडिश ब्राउन फ्यूम एनोड में तुम्हें ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है, अभी भी बताए थे। तो ये जो ब्रोमाइड तुम्हें एनोड में मिलेगा एज अ रेडिश ब्राउन फ्यूम, ये अगर तुम ग्राफाइट एनोड यूज़ करोगे, मतलब इलेक्ट्रोड अगर ग्राफाइट का बनाओगे, तो ग्राफाइट इस रेड एनोड फ्यूम से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, इसलिए ग्राफाइट यूज़ किया जाता है। मतलब ग्राफाइट वाला एनोड लिया जाता है एज अ इलेक्ट्रोड, क्योंकि अगर तुम ग्राफाइट के बदले में प्लाटिनम लोगे, प्लाटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे, तो ये जो एनोड में रेडिश ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस होगा ब्रोमाइड का, ये प्लाटिनम से रिएक्ट करेगा, तब तुम्हें क्या और एनोड में ब्रोमाइड मिलेगा नहीं, क्योंकि रिएक्ट करके दूसरा कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए प्लाटिनम नहीं लिया जाता है, ग्राफाइट लिया जाता है, क्योंकि ग्राफाइट अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है दूसरा वाला दिया हुआ है नंबर 2 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लाटिनम इलेक्ट्रोड। एसिडिफाइड वाटर मतलब क्या, वाटर में एसिड डाला गया है। ठीक है, अच्छा मतलब यहाँ पे वाटर में जो एसिड डाला जाएगा, या दूसरा वाला इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग पढ़ेंगे, पहला वाला पढ़ लिए। क्या लिखा होगा, वाटर में क्या एसिड डाला जाएगा, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4।
ठीक है, इसको बोला जाता है एसिडिफाइड वाटर, क्योंकि वाटर में एसिड डाला गया है। तो उस एसिडिफाइड वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, तब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल पूछा जाता है कि ये जो एसिडिफाइड वाटर हम लोग लेंगे, इसमें डाइल्यूट H2SO4 क्यों यूज़ करेंगे, और भी तो एसिड है वाटर में डालने के लिए, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 क्यों प्रीफर किया जाता है? इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 बहुत नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 एक नॉन वोलाटाइल है, मतलब क्या, ये अगर पानी में तुम डालोगे तो ये ईजिली पानी से एस्केप नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 बहुत ही नॉन वोलाटाइल एसिड है। इसलिए जब तुम डाइल्यूट H2SO4 पानी में डालोगे तो ये डाइल्यूट H2SO4 कभी भी पानी से मतलब वो निकल नहीं जाएगा, ठीक है, कभी भी पानी से एस्केप नहीं करेगा। इसीलिए डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल नेचर है इसका। तुम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं डाल सकते, क्योंकि वो दो एसिड वोलाटाइल एसिड है, वो इजीली एस्केप हो जाएगा पानी में डालने के बाद, लेकिन ये इजीली एस्केप नहीं होगा, इसलिए ये एसिड प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये एसिडिफाइड वाटर से हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोड क्या यूज़ करेंगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स लिखो यहाँ पे, इलेक्ट्रोड किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम का, पीटी मतलब प्लैटिनम, ठीक है, ये पीटी प्लैटिनम का फॉर्मूला है। प्लैटिनम वाला इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्लैटिनम वाला इलेक्ट्रोड किसका होगा, तुम्हारा एनोड भी प्लैटिनम वाला होगा और कैथोड भी प्लैटिनम वाला होगा, ठीक है। और दोनों को एक कॉपर वायर के साथ एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर का आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन क्यों आएगा, क्योंकि देखो तुम एसिडिफाइड वाटर लिए हो एज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो जाहिर सी बात है, जो एसिडिफाइड वाटर मतलब क्या, वाटर में एसिड है, वाटर भी है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब तुम करोगे, मतलब स्विच ऑन करोगे, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो पानी से गुजरेगा, मतलब पानी का आयोनाइजेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर पानी से पास करोगे तो पानी का तो आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। अच्छा, देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर इज अ प्योर स्टेट कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ मॉलिक्यूल्स, it is a polar covalent compound and can form ions when traces of dilute sulfuric acid is added। मतलब देखो वाटर बेसिकली एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ये तो पता है ना, क्योंकि वाटर में क्या रहता है, हाइड्रोजन प्लस आयन रहता है और OH माइनस आयन रहता है, मतलब पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, मतलब वाटर बेसिकली एक कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से बना हुआ है, इसलिए वाटर पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड उसी को कहा जाता है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से बना होता है, उसी को पोलर कंपाउंड कहा जाता है। तो उस हिसाब से पानी एक पोलर कंपाउंड है, लेकिन उसमें अगर तुम डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो पानी का पोलरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो H2SO4 है ना, वो भी एक पोलर एसिड है, क्योंकि उसमें भी तो तुम्हारा पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन है। कैसे, जैसे H2SO4 में तुम्हारा क्या, H पॉजिटिव आयन होगा और SO4 2 माइनस आयन होगा, ये सल्फेट आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, दोनों मिला के H2SO4 होता है, मतलब ये भी एक पोलर कंपाउंड है। तो पानी एक पोलर कंपाउंड था, उसमें तुम और एक पोलर कंपाउंड डाल रहे हो, मतलब पानी का पोलरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इसमें तुम अगर इलेक्ट्रिसिस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, तो पानी इजीली क्या होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में बिछड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है, एज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैटालाइजेस दिस आयनाइजेशन, हेंस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कैटालिसिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि पानी एक नॉर्मली क्या पोलर कंपाउंड है, ठीक है, इसमें तुम अगर बाहर से एसिड डाल रहे हो तो वो एसिड क्या कर रहा है, पानी का जो पोलरिटी है उसको और बढ़ा देगा, मतलब उसका जो आयनाइजेशन है पानी का उसको और कैटालाइज कर देगा और इंक्रीज कर देगा, ठीक है, ताकि तुम एसिडिफाइड वाटर का और अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस कर पाओ। तो इसको बोला जाता है कैटालाइसिस। ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है कैटालिसिस, और कोई कोई इसको कैटालाइसिस भी बोलता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, कोई कोई कैटालिसिस बोलता है, कोई कोई कैटालाइसिस भी बोलता है। तो ये जो पानी डालने से, जो पानी एसिड डालने से, डाइल्यूट H2SO4 एसिड डालने से जो पानी का जो आयनाइजेशन और इंक्रीज हो गया और इन्हेंस हो गया, इसी को बोला जाता है कैटालिसिस। और इसीलिए तुम्हारा H2SO4 डाला जाता है, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, नॉर्मल पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 डालने से और बेहतर होगा, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, उस एसिड पानी का जो पोलरिटी है, उसका जो आयनाइजेशन है उसको और बढ़ा देगा, इसलिए डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो आयनाइजेशन ऑफ H2O में हम लोग क्या देखेंगे, पानी क्या होगा, पानी ऐसे H प्लस OH माइनस में अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें तुम H2SO4 का अगर तुम देखोगे, H2SO4 अगर तुम देखोगे ये कैसे होगा, क्योंकि H2 डाला गया है, इसमें ये क्या होगा 2H प्लस SO4 2 माइनस, इसमें अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, इसमें अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम पूछे कि ये जो टोटल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें क्या वाटर है और डाइल्यूट H2SO4 है, दो है, मतलब दोनों मिला के एक सॉल्यूशन, तो अगर हम पूछे इस सॉल्यूशन में आयंस कितना है, तो तुम क्या लिखोगे,
आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, क्या क्या आयंस है? देखो एक पॉजिटिव आयन है, दो पॉजिटिव आयन है और दो नेगेटिव आयन है, ठीक है। मतलब H प्लस रहेगा और क्या रहेगा, OH माइनस रहेगा और SO4 2 माइनस आयन रहेगा, यही तो है ना। देखो H प्लस है, OH माइनस है और SO4 2 माइनस है, यही आयंस है सॉल्यूशन में, यही आयंस रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछे कि पार्टिकल्स क्या क्या है, पार्टिकल्स सॉल्यूशन में, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, क्या क्या पार्टिकल्स है, कौन सा पार्टिकल्स रहेगा, तो यही सब कुछ रहेगा। देखो H प्लस रहेगा, ये भी पार्टिकल है, OH माइनस जैसे आयन है वैसे पार्टिकल भी है, SO4 2 माइनस आयन रहेगा और एक्स्ट्रा क्या रहेगा, देखो और एक्स्ट्रा जो रहेगा वो है पानी, ये भी पार्टिकल है, लेकिन ये पानी तुम आयन में नहीं लिख सकते क्योंकि पानी तो आयन नहीं है, पार्टिकल है, इसलिए पार्टिकल में लिखे, तो ये पार्टिकल्स रहेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड वाला रिएक्शन, एनोड वाला रिएक्शन। कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, एनोड में क्या रिएक्शन होगा। देखो, तो हम लोग को पता है कि अगर एसिडिफाइड वाटर में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो तुम्हें एनोड में क्या मिलेगा और कैथोड में क्या मिलेगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कैथोड वाला पार्ट, उसके बाद पढ़ेंगे एनोड वाला पार्ट। कैथोड में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एनोड में नेगेटिव रहेगा। तो तुम बहुत अच्छी तरीके से इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा अगर एसिडिफाइड वाटर में अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो पानी तो मुझे H प्लस OH माइनस आयन देगा और सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है ये तुम्हें क्या देगा, ये भी तुम्हें H प्लस और SO4 2 माइनस आयन देगा। मतलब ये जो H प्लस वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है, मतलब यही तुम्हारा कैथोड में मिलेगा, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है यही तुम्हारा एनोड में मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव कैथोड में मिलता है, नेगेटिव एनोड में मिलता है, ये तो पता है। मतलब क्या होगा कि कैथोड में तुम्हें क्या मिलेगा, ये जो H प्लस है, ये H प्लस क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, लेके H में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन एटम कॉम्बाइन होकर तुम्हें हाइड्रोजन गैस देगा, मतलब तुम्हें कैथोड में क्या, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। उसी तरीके से एनोड में क्या मिलेगा, एनोड में तुम्हारा क्या है, OH माइनस आयन है, ठीक है, नेगेटिव वाला एनोड में मिलेगा। यह क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा, छोड़ के OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो OH है, ठीक है, दोनों OH कॉम्बाइन होगा, कॉम्बाइन होगा क्या होगा, H2O प्लस ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम तो अलग नहीं रह सकता क्योंकि ये एटम है। उसके बाद दो ऑक्सीजन कॉम्बाइन होकर फाइनली ऑक्सीजन गैस मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये तुम्हें क्या मिलेगा, देखो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आ रहा है, ये तुम्हें एनोड में मिलेगा, ये कैथोड में मिलेगा, ये एनोड में मिलेगा, लेकिन ये तो सिर्फ पानी वाला हो गया, ठीक है, ये तो पानी वाला हो गया। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड तभी किए ही नहीं, ये तो पानी में हो गया क्योंकि H प्लस तो पानी से मिलेगा और OH माइनस तुम्हें ये भी पानी से मिलेगा। अच्छा, अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में देखो इसका क्या होगा, इसका भी H प्लस होगा, ठीक है, जो कि तुम्हें कैथोड में मिलेगा, और SO4 2 माइनस जो कि तुम्हें एनोड में मिलेगा। तो H प्लस वाला तो हम लोग दिखा दिए, वाटर में दिखा दिए H प्लस वाला, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो H प्लस है वो भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों ही तो सेम है ना, दोनों ही H प्लस है। तो पानी का H प्लस जैसा होगा कैथोड में, सल्फ्यूरिक एसिड का भी H प्लस वैसा ही होगा। डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ इसमें डिफरेंस आएगा क्योंकि एनोड में तुम्हारा पानी का OH माइनस आयन है और सल्फ्यूरिक एसिड के SO4 2 माइनस आयन है, तो इसमें सिर्फ डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये देखो एनोड में ये फाइनली तुम्हें क्या मिलता है, एनोड में फाइनली ऑक्सीजन मिला था, पानी का फाइनली तुम्हें एनोड में क्या मिला था, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो SO4 2 माइनस आयन है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का नेगेटिव पार्ट है जो कि एनोड में तुम्हें मिलेगा, ये SO4 2 माइनस क्या होगा, एक्चुअली माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। और ये जो H प्लस आयन है ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कैथोड में जो H प्लस आयन है इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा क्योंकि पानी से H प्लस मिलेगा कैथोड में, और सल्फ्यूरिक एसिड में भी H प्लस है वो भी तुम्हें कैथोड में मिलेगा। मतलब कैथोड में जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। उसी तरफ एनोड में क्या होगा, एनोड में तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा पानी से, और SO4 2 माइनस जो होगा ये सीधा माइग्रेट करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। मतलब SO4 2 माइनस माइग्रेट करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तुम्हें एनोड में क्या मिलेगा, एनोड में ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और ये जो SO4 2 माइनस है ये SO4 2 माइनस सल्फेट आयन ये भी तुम्हें एनोड में मिलेगा जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से था। समझ में आ रहा है, बात समझ में आया क्या बोले। मतलब अगर हम बात करेंगे टोटल प्रोसेस का कि एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस अगर तुम करोगे तो तुम्हें कैथोड में क्या मिलेगा, एनोड में क्या मिलेगा। कैथोड में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, एनोड में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और उसके साथ साथ SO4 2 माइनस भी सल्फेट आयन भी मिलेगा। समझ में आया बात। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का।
अब आते हैं हम लोग, देखो सवाल पूछा जाता है कि ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ कैथोड में, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ एनोड में, इसका रेशियो कितना आता है, इसका रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, देखो इसका रेशियो आता है 2:1। अगर बाई वॉल्यूम बात करें, कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेगा कि एसिडिफाइड वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो कैथोड में और एनोड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो कितना होगा, रेशियो आता है 2:1, बाई वॉल्यूम 2:1 रेशियो आता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, ये पढ़ ले क्योंकि ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस नहीं किए, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लेना। एमसीक्यू के द्वारा ये आता है 2:1 वॉल्यूम में ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुम लोग का देखो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो है तुम्हारा दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम एनोड एंड कॉपर ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। मतलब कॉपर सल्फेट वाला जो सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस नेक्स्ट तुम लोग का दिया हुआ है बुक में, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसलिए कॉपर सल्फेट हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको स्किप कर दे रहे। ठीक है, 3 नंबर वाला। उसके बाद एकदम 4 नंबर में आओ, जो सिलेबस में है उसी को पढ़ो। वो कॉपर सल्फेट वाला तुम्हारा एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ाए। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4 में देखो, नंबर 4 वाला जो है, नंबर 4 वाला दिया हुआ है, किसका इलेक्ट्रोलिसिस दिया हुआ है नंबर 4 वाला, देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वास कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। एक्वास कॉपर सल्फेट, देखो ये है एक्वास कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट ये एक्वास फॉर्म, मतलब इसमें पानी मिलावट है। और इसको कैसे करना होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करके करना होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। ये तुम लोग का सिलेबस में है। 3 नंबर वाला जो पहले था, जो रिड्यूस हुआ है, जो सिलेबस में नहीं है, तो उसको डिलीट कर दिया गया है, वो भी तुम्हारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही था, लेकिन वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड करके था। अभी ये है कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब सेम ही है। पहला वाला जो डिलीट किया हुआ है ना 3 नंबर वाला इलेक्ट्रोलिसिस, वो कॉपर सल्फेट ही था, लेकिन उसमें तुम्हें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड करके करना पड़ेगा। अभी इसको कॉपर इलेक्ट्रोड करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड वाला तुम लोग का सिलेबस में है, प्लैटिनम वाला ओमिट किया हुआ है। तो देखो ये एक्वास कॉपर सल्फेट, ये एक्वास कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस है कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करके। तो यहाँ पे लिया गया है एक्वास कॉपर सल्फेट, एक्वास कॉपर सल्फेट, एक्वास कॉपर सल्फेट लिया गया है। ठीक है, अब एक्वास कॉपर सल्फेट मतलब क्या, यहाँ पे एक्वास मतलब तुम्हें थोड़ा सा पानी रहेगा कॉपर सल्फेट में। ठीक है, और क्या रहेगा, थोड़ा सा एसिड रहेगा, दोनों मिला के एक्वास कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब एसिड कौन सा रहेगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम एसिड यूज़ होगा, डाइल्यूट H2SO4। रीज़न क्या है, वही सेम रीज़न है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 तुम्हारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इजीली एस्केप नहीं करेगा, इसलिए डाइल्यूट H2SO4 को चुना जाता है। मतलब ये कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा पानी रहेगा और थोड़ा सा ये डाइल्यूट H2SO4 रहेगा। ठीक है, टोटल इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड के मदद से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोड क्या यूज़ होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, एनोड का भी कैथोड का भी, दोनों ही कॉपर का बनेगा, एनोड भी कॉपर का बनेगा, कैथोड भी कॉपर का बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे डिसोसिएशन, कॉपर सल्फेट कैसे डिसोसिएट करेगा। देखो कॉपर सल्फेट CuSO4 ये कैसे डिसोसिएट करेगा, कॉपर 2+ प्लस SO4 2- ऐसे डिसोसिएट करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल कॉपर सल्फेट है। ठीक है, लेकिन अगर कॉपर सल्फेट हम एक्वास बोलेंगे, एक्वास कॉपर सल्फेट बोलेंगे, तब क्या होगा, देखो एक्वास कॉपर सल्फेट मतलब क्या, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा एसिड मिला हुआ है, इसलिए एक्वास कॉपर सल्फेट है। तब ये जब डिसोसिएशन होगा एक्वास कॉपर सल्फेट, तब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें पानी थोड़ा मिलावट है। मतलब क्या, एक्वास कॉपर सल्फेट में ये तो होगा ही, इसके साथ साथ पानी का भी होगा, इसके साथ साथ पानी का भी होगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वास कॉपर सल्फेट में इसी को लिखेंगे Cu2 प्लस SO4 2-, ये तो होगा ही, उसी के साथ साथ पानी मिलावट है, क्योंकि एक्वास है, पानी और एसिड थोड़ा सा मिलावट है, तो पानी को भी लिखना पड़ेगा H+ OH-, ये भी होगा। ठीक है, अच्छा H2SO4 का क्या होगा, क्योंकि पानी मिलावट है, तो H2SO4 यूज़ क्या रहेगा, तो H2SO4 क्या रहेगा 2H+ SO4 2-, ये तुम्हारा क्या होगा, टोटल एक्वास कॉपर सल्फेट का होगा। ठीक है, अगर बात करें आयंस क्या क्या है, आयंस प्रेजेंट कौन सा आयंस इसमें है, तो क्या होगा, H+ आयंस होगा। ठीक है, जो कि पानी से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से मिलेगा। उसके बाद क्या, कॉपर 2+ आयन होगा, जो कि कॉपर सल्फेट से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद OH- आयन होगा। ठीक है, और क्या रहेगा, उसके बाद देखो SO4 2- जो कॉपर सल्फेट में भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी है, ये होगा, ये सब आयन मौजूद रहेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा
अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैथोड वाला रिएक्शन, एनोड वाला रिएक्शन। देखो एनोड में क्या रिएक्शन होगा और कैथोड में क्या रिएक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है कैथोड में तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एनोड में तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एनोड में क्या रहेगा, नेगेटिव वाला रहेगा, ठीक है। अच्छा, और कॉपर में कैथोड में तुम्हारा क्या रहेगा, पॉजिटिव वाला रहेगा, है ना। अच्छा, तो कैथोड में देखो पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा, कॉपर 2+, ये पॉजिटिव है तुम्हारा, कॉपर 2+, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कर रहे हो, तो कैथोड में क्या होगा, कॉपर 2+, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, लेके न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे पहले हम लोग किए थे, पहला वाला किए थे, तो कॉपर में बनेगा, ये तुम्हारा कैथोड में होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, ये H+ जो है ये भी कैथोड में आएगा, H+ ये जो हो रहा है ये भी कैथोड में आएगा, आएगा ना। पानी में जो H+ आ रहा है, H2 से जो H+ आ रहा है ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी कैथोड में आएगा। तो H+ में क्या होगा, इसमें भी क्या, एक ठो इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेके H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉपर है और ये हाइड्रोजन है, ये जो कॉपर है और ये जो हाइड्रोजन है, दोनों ही क्या होगा, कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, मतलब कॉपर 2+ भी कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, H+ भी कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, करके कॉपर 2+ से तुम्हें कॉपर मिलेगा, H+ से तुम्हें H मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। दोनों डिस्चार्ज होकर कॉपर डिस्चार्ज होकर कॉपर देगा, हाइड्रोजन+ या हाइड्रोजन डिस्चार्ज होकर कैथोड में तुम्हें H देगा, ठीक है। कैसे देगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करके तुम्हें कॉपर भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा कैथोड में, ये कैथोड वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, एनोड में क्या होगा, एनोड में देखो ये तुम्हारा SO4 नेगेटिव वाला जो है सल्फ्यूरिक एसिड से, और OH- है, ये पार्टिसिपेट करेगा एनोड में, जो नेगेटिव आयन से, ठीक है, ये एनोड में रहेगा SO4 और OH-। ये जो SO4 और OH- आयन है, दोनों ही क्या होगा, एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है, लेकिन कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा, SO4 भी डिस्चार्ज नहीं होगा, OH- भी डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। क्यों डिस्चार्ज नहीं होगा, ड्यू टू द नेचर ऑफ द एनोड। ये सवाल पूछा जाता है कि एनोड में SO4 और OH- आयन तो मूव करेगा, लेकिन दोनों में कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे कैथोड में कॉपर 2+ कॉपर में डिस्चार्ज हुआ था, H+ H में डिस्चार्ज हुआ था, वैसे ही SO4 और OH- दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा एनोड में। क्यों नहीं डिस्चार्ज होगा, ड्यू टू द नेचर ऑफ एनोड। अब तुम देखो एनोड किसका बना हुआ था, हम लोग क्या कॉपर वाला इलेक्ट्रोड लिए थे, जो कैथोड का भी था और एनोड का भी था। मतलब क्या, ये जो एनोड है यहाँ पे कॉपर तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर SO4 अगर डिस्चार्ज होता तो एनोड में तुम्हें क्या, कॉपर सल्फेट मिल जाता। कॉपर इलेक्ट्रोड है एनोड का और SO4 माइग्रेट कर रहा है, तो दोनों मिला के कॉपर सल्फेट हो जाता। मतलब क्या, कॉपर सल्फेट को तो तुम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो तुम्हें फर्दर वापस एनोड में क्या, कॉपर सल्फेट मिल जाता, जी जिससे तुम स्टार्ट कर रहे हो फर्दर वही मिल जाता तुम्हें, इसलिए डिस्चार्ज नहीं होगा, दोनों ही डिस्चार्ज नहीं होगा। कॉपर सल्फेट SO4 भी डिस्चार्ज नहीं होगा, OH- भी डिस्चार्ज नहीं होगा, ड्यू टू द नेचर ऑफ द एनोड, इसलिए डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। कॉपर 2+ जो कैथोड में डिस्चार्ज होगा कॉपर मिलेगा, H+ जो कैथोड में डिस्चार्ज होगा H मिलेगा, बस यही तुम्हें मिलेगा। एनोड में SO4 OH- माइग्रेट जरूर करेगा, लेकिन डिस्चार्ज नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एनोड वाला पार्ट और कैथोड वाला रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम प्रोडक्ट का बात करें कि कैथोड में तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अल्टीमेट जो रिएक्शन करे कैथोड में क्या प्रोडक्ट मिलेगा और एनोड में क्या प्रोडक्ट मिलेगा। कैथोड में क्या मिलेगा, देखो कैथोड में तुम्हें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है, तो यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन कलर कैसा होगा, कॉपर का कलर कैसा होगा, पिंक और रेडिश भी होता है कभी कभी, पिंक और रेडिश कॉपर, ये तुम्हें कैथोड में मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन में मिलेगा लेकिन इसका कोई कलर नहीं है, इसलिए अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। कॉपर वाला कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पिंक और रेडिश कॉपर, जो कि कैथोड में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें एनोड का, एनोड में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो एनोड में तुम्हें क्या मिलेगा, एनोड में ये जो SO4 और OH- आयन है ये तो डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये कॉपर 2+ और कॉपर और हाइड्रोजन जो कैथोड में तुम्हें मिलेगा यही डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन एनोड में तुम्हें अलग से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि एनोड में तो SO4 OH- तो डिस्चार्ज नहीं होगा, तो मिलेगा कैसे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अगर पूछा जाएगा कि एनोड में तुम्हें क्या मिलेगा, तुम लिखोगे क्या कि SO4 और OH- आयन दोनों एनोड में माइग्रेट करेगा, लेकिन प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, रादर देन कैथोड में ये पिंक कलर वाला रेडिश कलर वाला जो तुम्हें कॉपर डिपॉजिट है ये मिलेगा, जो कि फाइनली एनोड में जाके डिजोल्व होगा। क्या लिखोगे, जो कि फाइनली एनोड में जाके डिजोल्व होगा, ठीक है, विच विल पास एंड डिजोल्व टूवर्ड्स एनोड, बस, और अलग से कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, समझ में आया बात। तो ये है तुम्हारा टोटल प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस वाला। ठीक है, ये चारों तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, चारों एक्चुअली बुक में दिया हुआ है, लेकिन चारों सिलेबस में नहीं है, तीनों था, एक ओमिट किया है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम लोगों का हो गया चारों वाला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। 2 टॉपिक खत्म हो गया, पहला वाला ये, दूसरा वाला है, और एक तो टॉपिक बचा हुआ है इस टोटल चैप्टर का, तो वो नेक्स्ट दिन खत्म हो जाएगा, और 2 क्लास लगेगा शायद खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।